Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां साल सत्ता में, इसकी समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। 1 साल पूरा हो रहा है। इस साल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें साल भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमेरिका गए तो अमेरिका के एक पत्रकारों के 1-2 सवालों के जवाब देने में भी वो थोड़ा सा अडानी पर जो सवाल पूछा गया था, थोड़ा अचकचा गए थे। एक पॉडकास्ट करने वाले को लंबा इंटरव्यू दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा चर्चित नहीं रहा। 11वें साल में प्रधानमंत्री पहली बार एक बार नागपुर में संघ के मुख्यालय जाते हैं और एक बार मोहन भागवत संघ प्रमुख दिल्ली में मिलने आते हैं, प्रधानमंत्री निवास पर मिलते हैं और उसकी बाकायदा प्रचार प्रसार भी उसका किया जाता है। ये खास बात रही। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, इसका मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सब आपको पता है। तीसरी बड़ी बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु की छवि को गहरा झटका लगा, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद। चौथी बात रही कि नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड इमेज है उसको भी झटका लगा, लेकिन साल का अंत होते होते इस ब्रांड इमेज को दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर के बाद नए सिरे से चमकाने में भी वो करीब करीब काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। पांचवी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें साल में राहुल गांधी की 2 बड़ी जो हथियार थे पॉलिटिकल, उनको अपनाने की कोशिश की या अपना लिया ताकि राहुल गांधी के हाथ से पॉलिटिकल हथियार छीना जा सके। एक जातीय जनगणना की घोषणा करके, और दूसरा राहुल गांधी ने जो लोकसभा चुनाव से पहले इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की थी, पहली नौकरी पक्की, युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिस दी जाएगी और 1 लाख रुपए उनकी आय भी हो जाएगी 1 साल में। उसी की तर्ज पर इंटर्नशिप स्कीम प्रधानमंत्री ने शुरू की, जो फेल साबित हुई। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कुछ तो अच्छा किया होगा। कुछ क्या, ठीक ठाक हुआ कुछ इस साल। सबसे बड़ी बात रही कि विधानसभा चुनाव, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि बैसाखियों पर टिकी हुई है। बिहार में नीतीश कुमार को 60,000 करोड़ रुपए देकर खुश किया गया। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में अमरावती जो नई राजधानी है उसके लिए 15,000 करोड़, पोलावरम बांध के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपया, और एक स्टील कारखाना वाइजैग में था जो बीमार था, उसको कब से बेचने की कवायद चल रही थी, लेकिन उसमें 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश कर दिया गया। हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने जीता, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया और करीब 28-30 साल का जो वनवास था दिल्ली में सत्ता का, वो पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो जम्मू की लगभग सारी सीटें एक तरफा ढंग से बीजेपी ने जीती। राजनीतिक मोर्चे पर ये विजय ज़रूर हासिल की गई, लेकिन थोड़े पॉलिटिकल कंपल्शन भी रहे। जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया क्योंकि AIADMK से समझौता करना था। केरल में शशि थरूर की इस कदर चाह है कि कुछ इस तरह उनका साथ लेने का आग्रह है, जैसा बहुत कम दिखता है। इससे पहले ऐसा दिखाई नहीं दिया। पहलगाम पर हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने शानदार काम किया, मोदी जी ने पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति दिखाई, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन ट्रंप ने रंग में भंग कर दिया और इसका कोई जवाब मोदी जी दे नहीं पाए। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने नहीं बुलाया। फिर मोदी जी जब मिलने गए तो ब्रिक्स को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर
ट्रंप ने खरी खोटी मुंह पर सुना दी, वो भी चर्चा का विषय रही। लेकिन प्रधानमंत्री का जो इंटर्नशिप योजना थी, जो राहुल गांधी से उधार ली गई थी, वो किस कदर फेल रही। देखिए, ये पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट भी फेल रहा इस रूप में कि 1,27,000 युवाओं को के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ऑफ़र किया गया 1,27,000 पद कुल मिलाकर अप्रेंटिसशिप के लिए या इंटर्नशिप के लिए। 6,21,000 लोगों ने, लड़कों ने, युवाओं ने इसके लिए अप्लाई किया। 82,000 को ऑफ़र दिया गया, यानी 6,21,000 में से 82,000 छांटे गए कि इनको इंटर्नशिप दी जा सकती है। लेकिन इसमें से सिर्फ 8,000 ने इंटर्नशिप को स्वीकारा, सिर्फ 7% ने। अब इसमें क्या था कि 1 साल की ट्रेनिंग है किसी कंपनी में और 1 साल बाद नौकरी गारंटेड है, पक्की है करीब करीब, या तो उस कंपनी में लगेगी या उस जैसी किसी अन्य कंपनी में लगेगी। जिस देश में इस समय 3 करोड़ 18 लाख बेरोज़गार हो, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का नया आंकड़ा है, उस देश में अगर इंटर्नशिप योजना को लेकर युवाओं में उत्साह नहीं है तो बहुत सारे सवाल स्वाभाविक है कि खड़े होते हैं। फिर जो एक जल जीवन योजना, हर घर हर नल के लिए जल योजना, ये भी बहुत सारे राज्यों में फ्लॉप साबित हुई। भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आई। अब इसकी ऑडिट भी करवाई जा रही है। 100 ऑडिटर देश के अलग अलग हिस्सों में, ज़िलों में भेजे गए हैं जो स्टडी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना को डंप कर दिया गया। स्मार्ट सिटी योजना भी उभर नहीं पाई, उठ नहीं पाई। इसका विस्तार करना था, विस्तार को भी रोक दिया गया। पिछले 1 साल में कोई भी बड़ा आर्थिक सुधार करने का जोखिम प्रधानमंत्री नहीं उठा पाए। कोई बड़ा आर्थिक सुधार नहीं हुआ। श्रम कानूनों में जो नए कानून बनाए गए हैं, उनको अमल में लाने के लिए, उनको चलन में लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा गंभीर प्रयास इस दौरान देखने को नहीं मिले, जो अगले साल 12वें साल में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने लिया जा सकता है। भारत की विदेश नीति को लेकर बड़े सवाल उठे 1 साल में, और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ घटा, उससे तो भारत की विदेश नीति की पूरी पोल पट्टी ही खुलकर रह गई, और उसी के कारण विश्व गुरु की छवि को भी झटका लगा। पहलगाम वाला मामला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किसी देश ने बढ़ चढ़कर भारत का साथ नहीं दिया। हर किसी ने पाकिस्तान आतंकवादी घटना की आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का पनाह जाता देश है, ये कहने से मुकर गए ज़्यादातर सब देश। अब हालत ये है कि अमेरिका, ट्रंप थोड़ा छिटके हुए हैं, पुतिन कमज़ोर पड़ गए हैं, पुतिन चीन के भरोसे हैं, चीन पाकिस्तान से गलभैया कर रहा है, दोनों मिलकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश अलग संकट पैदा किए हुए है, तो घिरते हुए नज़र आ रहा है इंडिया, सबसे बड़ी बात है। और ये एक भारत की विदेश नीति की एक बड़ी कमज़ोरी के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। सामरिक दृष्टि से हमें रक्षा में और पैसा खर्च करना पड़ेगा, और रक्षा में और पैसा खर्च करेंगे, पैसा हमारे पास है नहीं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। अगर ये सारा कुछ किया तो जीडीपी प्रभावित होगी। जीडीपी 6.5% है, अच्छी है, बहुत सारे देशों से अच्छी है, लेकिन विकसित भारत 2047 ये जो लक्ष्य है, इसको हासिल करना है तो रघुराम राजन के अनुसार तो 8.5-9% की कम से कम जीडीपी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 8% तो जीडीपी हासिल करनी ही पड़ेगी। ये सब कैसे होगा, इसका अभी तक हमारे पास ना तो कोई जवाब है, ना कोई ब्लूप्रिंट है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना संसद में जब बहस होती है तो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बहस की अनुमति दी जा रही है, और छोटे छोटे जो स्वार्थी किस्म के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी भी शामिल है, उनके छोटे छोटे राजनीतिक मुद्दों के इर्द गिर्द सारी बहस सिमटती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव जीतना सबसे बड़ा पैमाना हो गया है।
चुनाव अगर जीत गए, जो चुनाव जीत गया वो अव्वल नंबर, चाहे जिस तरह भी जीता हो, और चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी राज्य की रीजनल पार्टी ही क्यों ना हो, तो ये पैमाना नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये स्थिति पिछले 1 साल की रही है जो हमारे सामने नज़र आ रही है। और चुनौती जो मैंने आपको एक बार फिर दोहरा दूं, सामरिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर बहुत दम लगाना पड़ेगा अगले साल। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।